नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर उसको मैनेज करना हो, चाहे वो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे क्वालिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा डिस्पैच डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, जितने भी एक डिपार्टमेंट होते हैं फ्रॉम ऑर्डर टू डिस्पैच, और उसको अगर हमने मैनेज करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या फॉर्मेट्स चाहिए, क्या क्या सिस्टम्स चाहिए, वो हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स हैं जिनको कवर करेंगे। तो हो सकता है वीडियो कई सारी बने, लेकिन हम कवर सारे के सारे जो फॉर्मेट्स हैं, सारे सिस्टम्स हैं, उनको करेंगे। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले जो हमें समझना जरूरी है वह यह समझना जरूरी है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है लोगों को परेशान होते हुए आधा अधूरा सिस्टम चला रहे हैं। कोई हमारा पर्ची में चल रहा है, कोई हमारा रजिस्टर में फॉर्मेट चल रहा है, कोई मुंह जबानी चल रहा है, कोई व्हाट्सएप पे चल रहा है। आजकल व्हाट्सएप के बहुत जोर है, उस पर डेली की प्रोडक्शन जो है व्हाट्सएप पे आ रही है कि आज भाई इतना माल बना दिया सर, आज इतना डिस्पैच कर दिया। व्हाट्सएप पे भी लिख के लोग भेज रहे हैं। लेकिन उसको अगर हम समराइज बात करें कि भाई आपके पास पूरे के पूरी कंपनी का अगर बही खाता, अगर शुद्ध देसी भाषा में बात करूं, बही खाता है कि नहीं है, तो वो लोग जवाब दे नहीं पाते हैं कि भाई हमारे पास बही खाता है या नहीं है। तो उसी समस्या को समझते हुए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर हम सारे के सारे जो फॉर्मेट्स हैं उनको कवर करें जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जरूरत होती है। और ये बेयर मिनिमम फॉर्मेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें बहुत सारी हाई फाई चीजें इसके अंदर घुसा दी हैं। ये बहुत बेयर मिनिमम है कि आपको इतना तो करना ही करना है। अगर इतना भी आप कर लोगे तो आपकी जो कंपनी है आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आपकी कंपनी का जो बोलते हैं ना, बीपी, शुगर, ईसीजी आपके कंट्रोल के अंदर होगा। आपको पता होगा भाई मेरी कंपनी का कौन सा जो मैट्रिक्स है वो इधर उधर भाग रहा है और मैं घाटे में जा रहा हूँ या फायदे में जा रहा हूँ, किस दिशा में काम कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारा इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और वीडियो जैसे मैंने आपको बोला कि एक से ज्यादा रहने वाली है। हो सकता है एक एक फॉर्मेट के ऊपर हम डिटेल में एक एक वीडियो भी बनाएं। तो फिलहाल हम शुरुआत करेंगे सेल्स के साथ, और इसी तरीके से एक एक डिपार्टमेंट को पकड़ते जाएंगे और उनको हम कवर करके चलेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमने एक मास्टर चेकलिस्ट तैयार करी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, जिसमें आप देख रहे हो कि हमने हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डाल दी हैं। जैसे यहाँ पर एक ब्रीफ एक हम ले लेते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर हमने जो फॉर्मेट पहला रखा है इंक्वायरी मैनेजमेंट रखा है। इंक्वायरी मैनेजमेंट से क्या है, आपको आपने जो कस्टमर की जो इंक्वायरीज हैं उनको मॉनिटर करना है। जो बेसिकली कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट आई कि हमें ये मटेरियल चाहिए, तो उसका फॉलो अप पूरा का पूरा आपको एज ए, अगर सेल्स करना है, एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव करना है या एज ए ऑनर करना है, तो आप इस फॉर्मेट के अंदर उसको कर सकते हैं। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? सेल्स एग्जीक्यूटिव की। फ्रिक्वेंसी जब इसकी जरूरत पड़े। इसी तरीके से पीपीसी में अगर हम बात करें तो मास्टर लिस्ट ऑफ आइटम्स होना चाहिए आपके पास, जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उससे संबंधित उसके अंदर क्या रॉ मटेरियल लगेगा, उसका साइकिल टाइम कितना है, उसका प्रोसेस टाइम कितना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर डिटेल में होनी चाहिए। तो ऐसे करके टोटल हमने जितने भी डिपार्टमेंट हैं इसको सब के सब इसके अंदर कवर करे हुए हैं। चाहे वो मेरा पीपीसी डिपार्टमेंट हो, चाहे मेरा स्टोर डिपार्टमेंट हो, परचेज हो, सिक्योरिटी हो, उसके बाद में टूल मेंटेनेंस हो, प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, मशीन मेंटेनेंस हो मेरा, उसके बाद एचआर एडमिन है, उसके बाद डिस्पैच है, अकाउंट्स है, फिर एमआईएस है कि आपको एज ए मैनेजमेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, देन एनपीडी और एनपीडी कॉस्टिंग। तो ये टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स हैं इसके अंदर या सिस्टम्स हैं इसके अंदर जिनको हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है इंक्वायरी मैनेजमेंट के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो हमने मास्टर चेकलिस्ट बनाई है इसमें यही हमने लिंक लगा दिए हैं। ये आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपका फॉर्मेट जो है खुल के आपके सिस्टम के ऊपर आ जाता है। तो इंक्वायरी मैनेजमेंट के अंदर हमने
क्या क्या हेड्स रखे हैं और इसका पर्पस क्या है। बेसिकली जो इंक्वायरी मैनेजमेंट का पर्पस है, जो कस्टमर से न्यू इंक्वायरी आई, कस्टमर ने आपसे बोला कि मुझे इस आइटम का कोटेशन भेजो या इस आइटम के प्राइसेस भेजो, तो उसका आपने मॉनिटरिंग इंक्वायरी मैनेजमेंट के अंदर करना है। क्योंकि हम कहीं उसको रजिस्टर पे लिख लें, कहीं पर्ची पे लिख लें या व्हाट्सएप पे फॉलोअप चल रहा है, लेकिन वो अगर समराइज नहीं है और एज ए ओनर या एज ए प्लांट हेड या एज ए सीनियर मैनेजर वो टास्क आपने किसी को डेलीगेट करना है, मतलब वो टास्क किसी को देना है, तो फिर उससे आप कैसे मॉनिटर करोगे। तो उसके लिए आपको एक ट्रैक शीट चाहिए जिसके ऊपर ये सारी की सारी मॉनिटरिंग चल रही हो। तो उसी ट्रैक शीट का नाम है इंक्वायरी मैनेजमेंट ट्रैक शीट। तो इसके अंदर हमने क्या क्या हेड रखे हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो हमने हेड रखा है वह रखा है RFQ नंबर या इंक्वायरी नंबर। RFQ होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। जी कस्टमर ने आपसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे इसकी आइटम की जो है कोटेशन चाहिए, तो हमने इसको सीक्वेंस में डाल दिया RFQ 1 2 3 4 5 अप टू जितना भी आपकी नई नई इंक्वायरीज आती जाएंगी वो आपने इसमें डालती जानी है। देन आ गया मेरा कस्टमर। कस्टमर कौन था जिसने ये इंक्वायरी भेजी, उसके बाद डेट ऑफ इंक्वायरी कि किस डेट को ये इंक्वायरी आपके पास आई। देन है मोड ऑफ इंक्वायरी, कैसे आई, फोन से आई, व्हाट्सएप से आई, मेल से आई, रेफरेंस के थ्रू आई, ताकि हम ये ट्रेस कर सकें कि हमारे पास मोड इंक्वायरी किस तरीके से आ रही है। सपोज करो हम वेबसाइट पे या इंडिया मार्ट पे पैसा तो बहुत खर्च कर रहे हैं लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा, तो वो कैसे ट्रैक होगा कि यहाँ पर जब हम मोड ऑफ इंक्वायरी में डालेंगे इंडिया मार्ट, भाई ये मेरी जो क्वेरी है इंडिया मार्ट के थ्रू आई है या मेरी वेबसाइट के थ्रू आई है। देन आता है टाइप ऑफ इंक्वायरी। टाइप ऑफ इंक्वायरी क्या है कि भाई न्यू प्रोडक्ट बनाना है हमको, विद मटेरियल बनाना है, ठीक है, कोई जॉब वर्क की हो सकती है, या फिर ये इंक्वायरी भी हो सकती है कि भाई ये आप XYZ ऑलरेडी मेरे को प्रोडक्ट दे रहे हो, इसके अंदर ये थोड़ा सा चेंज करके एक नया प्रोडक्ट मेरा डेवलप हो गया है, अब उसकी मुझे चाहिए क्वांटिटी। देन आ गया पार्ट नेम। पार्ट नेम क्या है वो हमने यहाँ लिख लिया, जैसे डिजाइन फॉर राइजर, या दूसरा पार्ट देखा टॉप कवर, उसके बाद उसका ड्राइंग नंबर, पार्ट नंबर, SFTC 1 टन, ठीक है। देन एक्सपेक्टेड क्वांटिटी पर मंथ, कि जब उसने इंक्वायरी दी तो हमने पूछना है कि भाई लगभग आपको कितना मटेरियल पर मंथ चाहिए, तो वो हम इसके अंदर जो है नोट करेंगे एक्सपेक्टेड क्वांटिटी पर मंथ। उसके बाद आ जाएगा मेरा अपलोड पार्ट ड्राइंग या पिक्चर। कस्टमर ने कोई सैंपल दिया होगा आपको या कोई ड्राइंग दी होगी, तो आप यहाँ पर इसको अपलोड करके लगा के रखो ताकि हमारे पास पूरा डेटा रहे, नहीं तो वही पता चला पार्ट कोई दूसरा बनना है, बना कोई दूसरा दिया। देन आप इसके रिमार्क्स कोई लिखना चाहो। इसके बाद यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो गई कि ये जो मेरा पार्ट है वो फिजिबल है, नॉट फिजिबल है, आपने रिग्रेट कर दिया। फिजिबल का मतलब हो गया कि हम इसको बना सकते हैं, फिजिबिलिटी अपने स्टडी करी कि हाँ इस तरीके का पार्ट हमने पहले भी बनाया है और इसको हम बना सकते हैं। उसके बाद नॉट फिजिबल की नहीं बना सकते। इसके बाद तीसरा है रिग्रेट कि हमने इसको मना कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिजिबिलिटी में अगर कोई रिमार्क्स लिखना चाहो वो लिख सकते हो। देन फिजिबिलिटी आपने किस दिन फाइनल करी वो लिख दिया। फिर आ गया RM कॉस्टिंग, ठीक। इसमें भाई आप जो RM की इसके अंदर कोई रॉ मटेरियल लगेगा तो आपने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 स्टेटस डाले। NA है मतलब नॉट अवेलेबल या नॉट रिक्वायर्ड, जॉब वर्क का आइटम है। RM कॉस्टिंग हमने इसकी डन कर दी है या फॉलोअप चल रहा है सप्लायर के साथ, जैसे कॉस्टिंग डन करी तो यहाँ डाल दिया कॉस्टिंग हमने RM की डन कर दी है। फिर रॉ मटेरियल कौन सा इसमें लगेगा, EN8 लगेगा या कोई दाना लगेगा। इसको ऐसे समझिए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हम यहाँ पर CNC या इस तरीके के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, आप इसको किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो। लोगों का माइंडसेट बड़ा नैरो है, वो क्या बोलते हैं मेरे वीडियो में भी कमेंट करते हैं, सर ये तो आपने CNC का दिखा दिया, मोल्डिंग का दिखाओ, असेंबली का दिखाओ। अगर यार आप इसको देख के भी अगर उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते तो फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। बेसिकली हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इंक्वायरी मैनेजमेंट क्या भला है, किस लिए की जा रही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। अब ये कोई यहाँ पे वो तो है नहीं स्कूल चल रहा है कि मास्टर जी ने आपको होमवर्क दे दिया और आपको करके लेके आना है। दिमाग तो आपको खुद अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। आपको अपनी कंपनी के हिसाब से इसमें कॉलम ऐड और डिलीट करने पड़ सकते हैं। देन आ गया हमारा RM कॉस्टिंग में कोई रिमार्क्स और उसकी डेट। फिर यहाँ पे आ गया कोटेशन कि भाई हमने कोटेशन उसकी बना दी या नहीं बनाई, अगर बना दी तो उसको चली गई या नहीं चली गई। फिर उसका रिमार्क्स कि भाई हमने
उस पर क्या काम किया, देन डेट कब कोटेशन भेजी, फिर उसके बाद आ गया फॉलोअप। कोटेशन के बाद फॉलोअप भी तो करना पड़ेगा भाई, कस्टमर को भेजने के बाद उसको याद भी तो दिलाना पड़ेगा कि भाई मैंने कोटेशन भेज दी है। उसके बाद आ गया पीओ, कि जब हमने फॉलोअप किया, पीओ रिसीव हुआ या पीओ नहीं मिला, या फिर हमने क्या किया, यहाँ पर अंडर नेगोशिएशन चल रहा है कि उससे बात चल रही है, मैंने 100 रुपये पीस का दिया, उसने बोला जी नहीं नहीं 100 में नहीं, हम तो 98 में करेंगे, ठीक है, वो अंडर नेगोशिएशन हो गया। एक उसने मनाही कर दिया, नहीं जी आप तो बहुत महंगे हो, हम आपसे काम नहीं करा सकते, ठीक है। देन किस तारीख को पीओ आया और पीओ की क्वांटिटी कितनी आई, कि जैसे उसने बोला था मंथली 1000 लूंगा, तो उसने बोला ठीक है मैं आपको इनिशियल 500 पीस का ऑर्डर दे रहा हूँ। उसके बाद आ गया यहाँ पर सैंपल का, कि हमने जो कस्टमर का ऑर्डर है उसको सैंपल अंडर डेवलपमेंट चल रहा है या सैंपल उसको सबमिट कर दिए कि भाई आपका सैंपल ओके हो गया, आप देख लो। देन मेरा सैंपल सबमिशन की डेट क्या थी, फिर सैंपल का अप्रूवल क्या है, ठीक है, जैसे ही अप्रूवल हो गया या सैंपल रिजेक्ट हो गया मेरा, या सैंपल मेरे को रीसबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस हमने डाल दिया कि भाई ये फाइनली मेरा जो सैंपल है या ये मेरा ऑर्डर है वो कन्वर्ट हो गया। अब इसका क्या है, आप एक MIS बनाना चाहो, आप इसका MIS बना लो, इसमें डेटा को सिलेक्ट करो, एक पिवट टेबल बना लो। पिवट टेबल बनाना नहीं आता तो हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर AYT कंप्यूटर अकेडमी, उस पर हमने सिखाया हुआ है कि पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, जिससे क्या हो कर पाओगे आप पूरा का पूरा डेटा जो है वो एनालाइज कर पाओगे कि भाई मेरे पास किस कस्टमर से कितनी इंक्वायरीज आ रही हैं, किस मंथ में कितनी इंक्वायरीज आ रही हैं, वो सारा का सारा मॉनिटर कर पाओगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंक्वायरी मैनेजमेंट का। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट। प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट क्या होती है, प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है, इसके अंदर हम पूरी की पूरी डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए फिर सीधा शीट के ऊपर आते हैं, सीधा फॉर्मेट के ऊपर आते हैं। और ये ट्रैक करना क्यों जरूरी है प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट, और ये प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट ट्रैक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए आपके कंपनी के अंदर टोटल कितने आइटम चलते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, आप प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट डेवलप करते जाते हो, लेकिन हमें जब अगर एक बार देखना हो कि मेरे पास टोटल कितने आइटम हैं, उस आइटम को बनाने के लिए मुझे कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, किस मशीन पे बनता है, बनाने के लिए कितना साइकिल टाइम लगता है, कितनी कैविटी का मेरे पास टूल है, ठीक है, उसके अंदर जो है उसके प्रोसेस पैरामीटर्स वगैरह क्या हैं, उसकी ड्राइंग क्या है पार्ट की। तो जब आपसे ये इंफॉर्मेशन कोई मांग ले या आपको ज़रूरत पड़ जाए, एक्चुअल में आपको पता हो, वो राम सिंह के पास है, राम सिंह आपका सबसे वफादार आदमी है। अब राम सिंह ने बोला कि मैं जा रहा हूं सर, अब आपके पसीने छूट गए, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि आप प्लांट मैनेजर भी हो सकते हो, आपको इजीली मैनेज करना है सारी चीज़ों को, लेकिन आपके पास यही लिस्ट नहीं है कि मेरे पास कितने आइटम्स हैं। सब क्या है, दिमाग में है, कॉपी में है या रजिस्टर में है। तो उसके लिए हम क्या बना सकते हैं, उसके लिए हम बना सकते हैं मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स या आइटम मास्टर। तो ये हम इसमें 3 फॉर्मेट समझेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला एक CNC कंपोनेंट से रिलेटेड, दूसरा एक प्रेस शॉप या शीट मेटल से रिलेटेड, तीसरा जो है हम इसके अंदर समझेंगे एक इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो है ये CNC से रिलेटेड है। इसके अंदर हमने क्या क्या हेड्स डाले हैं, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हेड लगभग सब में सेम रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना है और इसको बना लेना है फॉर्मेट को, ठीक है। पहला जो है यहाँ पर आइटम का कोड आ गया। क्या आइटम का कोड है, अगर कस्टमर ने हमें कोड दिया है तो बड़ी अच्छी बात, वही यूज करेंगे। अगर कस्टमर ने कोड नहीं दिया तो हम यहाँ पे अपना इंटरनल कोड भी लगा सकते हैं। देन आ गया हमारा पार्ट नेम विद ड्राइंग नंबर, उसका क्या है, कस्टमर क्या है, ठीक है, किस कस्टमर का ये जो है प्रोडक्ट है। एक कस्टमर के 10 हो सकते हैं टोटल प्रोडक्ट, किसी के 5 हो सकते हैं, किसी के 2 हो सकते हैं, किसी के 50 हो सकते हैं। पार्ट रेट क्या है उसका, RM स्पेसिफिकेशन, जैसे इसमें MS अराउंड 17 mm लगता है। पार्ट की फिनिश लेंथ कितनी, हमने उससे फिनिश लेंथ तैयार करनी है। कट लेंथ क्या है, जब पार्ट को बनाऊंगा तो उसको बैंडसा पे अगर काटना है तो कैसे कटेगा। देन उसका ग्रॉस वेट, देन उसका नेट वेट, उसके बाद उसमें आ जाए उसका स्क्रैप कितना निकलेगा, सेल है या जॉब वर्क है। पार्ट की ड्राइंग आप यहाँ पर उसकी क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। देन अपना आ गया प्राइमरी पैकिंग टाइप, कि कैसे पैक होता है, पॉली बैग में होता है, कार्टन में होता है या बिन में जाता है डायरेक्ट। देन हो गया नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीस बिन के अंदर पैक होते हैं। देन आ गया हमारा सेकेंडरी पैकिंग टाइप,
उसके बाद आ गया नंबर ऑफ प्राइमरी बॉक्सेस इन द सेकेंडरी पैकिंग, उसके बाद आ गया टोटल क्वांटिटी कितनी आती है। फिर उसकी प्रोसेस कंट्रोल शीट आप यहाँ पे लगा सकते हो, कंट्रोल प्लान उसका यहाँ लगा सकते हो, टूल डेटा शीट यहाँ लगा सकते हो, पीपैप के डॉक्यूमेंट यहाँ लगा सकते हो, और किस मशीन पे चलता है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास एक पूरा का पूरा बही खाता या बायोडाटा तैयार हो गया किसका, प्रोडक्ट का, जिसके बेसिस पे आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। इसके बेस पे आप कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हो, इसके बेस पे आप ऑर्डर प्लानिंग कर सकते हो, इसके बेस पे आप रॉ मटेरियल की भी प्लानिंग कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हमें एक इंजेक्शन मोल्डिंग यूनिट है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग यूनिट है, उसका अगर हमें मास्टर तैयार करना हो तो उसके अंदर क्या क्या हेड रहेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा पार्ट नेम, देन उसका मोल्ड नंबर कि उस पार्ट का नाम क्या है और उसका मोल्ड नंबर क्या है, ठीक है। देन हमने दोनों क्लब करके क्या किया, यहाँ पे पार्ट नेम और मोल्ड नंबर बना दिया है, क्योंकि जब आप डीपीआर में एंट्री करोगे तो कंबाइंड इसकी एंट्री हो जाएगी कि मोल्ड नंबर 1 मेरा ये वाला पार्ट है, तो उसको आपको प्रोडक्शन चढ़ाने में इजी रहेगा। देन उसका पार्ट रेट, ये किस रेट पे मेरा मटेरियल जो है, ये प्रोडक्ट जो है मेरा सेल होता है। फिर इसका आप ये इन हाउस बनाते हो या बॉट आउट पार्ट है कि यानी कि डायरेक्ट जॉब वर्क कराते हो। नंबर ऑफ कैविटी कितनी है उसमें, साइकिल टाइम कितनी है, रनिंग कैविटी कितनी है, किस किस मशीन पे ये चल सकता है वो डाल दिया आपने। देन यहाँ पर किस टनेज की मशीन पे चलेगा। फिर हमने यहाँ पे डाला कि इसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं, तो जैसे 34% ये मटेरियल लग रहा है, 33% दूसरा मटेरियल लग रहा है। देन मिक्सिंग रेशियो उसका क्या है तीसरे का, फिर मास्टर बैच उसके अंदर कौन कौन से लग रहे हैं, तो इस तरीके से आपने यहाँ डाल दिया। देन उसका आ गया यहाँ पे शॉर्ट वेट कितना है, ये आप डाल सकते हो, रनर वेट कितना है, पार्ट वेट कितना है। उसके बाद आ गया कि ये पैकिंग कैसे होता है, पैकिंग कट्टे में हो रहा है, बिन में हो रहा है, प्लास्टिक बिन में हो रहा है या पॉली बैग में हो रहा है, वो डाल सकते हो। टूल लाइफ कितनी है वो डाल दिया हमने, इस टूल की टूल लाइफ कितनी है। देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने शॉट के बाद जो है हमें टूल को प्रिवेंटिव करने की ज़रूरत है। देन यहाँ पे हम ड्राइंग उसकी पार्ट की या उसकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये इसके प्रोसेस के पैरामीटर आ गए कि इंजेक्शन प्रेशर कितना रहेगा, इंजेक्शन स्पीड कितनी रहेगी, इंजेक्शन टाइम कितना रहेगा। तो इससे होगा क्या, आपके पास पूरा का पूरा एक प्रोसेस पैरामीटर भी तैयार है एक ही शीट के अंदर सारे कंपोनेंट का। उसके बाद उसकी प्रोसेस कंट्रोल शीट, उसका कंट्रोल प्लान, टूल डेटा शीट, पीपैप और उसकी सारी डिटेल्स क्या कर सकते हो आप पूरी की पूरी एक मास्टर लिस्ट के अंदर तैयार कर सकते हो। अब आपको जब भी कोई कैपेसिटी की प्लानिंग करनी है तो आपके पास साइकिल टाइम है, कैविटी है, आप यहाँ डालोगे कि मेरे पास इतने ऑर्डर्स हैं, आपने यहाँ पर डाला तो निकल के आ गया कि भाई मेरे मशीन पे इतने घंटे का लोड है। आपको रॉ मटेरियल की प्लानिंग करनी है, आपने आप पार्ट के वेट डाले हुए हैं, तो यहाँ ने आप जब ऑर्डर डाला आपने तो आपकी रॉ मटेरियल की इससे प्लानिंग हो सकती है। ऐसे ही हमने प्रेस शॉप का बनाया हुआ है शीट मेटल का, उसमें क्या होगा कि एक ही कंपोनेंट है, उसमें 3 ऑपरेशन हो सकते हैं। तो जैसे ये कनेक्टर ट्राया हुआ है, ठीक है, इसका पार्ट नंबर XYZ जो भी है वह हो गया, जिसका ऑपरेशन फर्स्ट हुआ कंपाउंडिंग टूल है। कंपाउंडिंग टूल का मतलब क्या है कि सिंगल शॉट में पूरे के पूरे ऑपरेशन हो गए। अब जैसे ये वाला हम पकड़े टर्मिनल WL, तो इसमें 3 ऑपरेशन या 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। पहला हो रहा है ब्लैंकिंग, दूसरा हो रहा है बेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लिखे, फिर किस मशीन पे प्लान है ये वो लिख दिया हमने कि ये 4 नंबर पे भी चलाता हूँ, 5 पे भी चलाता हूँ, 10 पे भी चलाता हूँ। फिर यहाँ पे आ गया उसका टूल स्टिक कार्ड का कि आपने टूल स्टिक कार्ड यहीं पे लिंक करा दिया और उसको आप अपडेट कर रहे हो, तो टूल स्टिक कार्ड यहाँ बन गया आपका। टूल लाइफ कितनी है वो डाल दिया आपने, पार्ट रेट वो डाल दिया आपने, ठीक है। कंपनी का टूल है या हमारा टूल है, जैसे कस्टमर ने हमें टूल दिया हुआ है या हमने खुद डेवलप किया वो डाल दिया हमने। PM फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने शॉट के बाद इसको प्रिवेंटिव करने की जरूरत है वो डाल दिया, या फिर हर 6 महीने में इसको करने की जरूरत है वो डाल दिया हमने, ठीक है। और यहीं पे हम टूल लाइफ भी डाल सकते हैं कि इसमें कॉलम में से टूल लाइफ का, आप यहाँ पर टूल लाइफ भी ऐड कर सकते हो। SPM कितना है उसका, शॉट पर मिनट कितने मारती है मशीन, या साइकिल टाइम कितना है। उसके बाद में उसकी हमने यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल शीट, उसकी कंट्रोल प्लान, उसकी टूल डेटा शीट, उसके पीपैप के डॉक्यूमेंट्स को सबको यहीं पर लिंक कर दिया और इस तरीके से हमने एक मास्टर मेंटेन कर लिया। तो इससे क्या होगा, आपका पूरी की पूरी कंपनी के प्रोडक्ट का जो कंट्रोल है वो आपके पास आ जाएगा और आप इजीली सारे प्रोडक्ट्स को मैनेज कर पाओगे। तो शेड्यूल वाइज सप्लाई शीट के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि PPC करना क्यों ज़रूरी है, कि आखिर मैंने जो वीडियो है क्यों बनाया।
दोस्तों हमने अक्सर ये देखा है कि हमारी जो सप्लाईज हैं वो टाइम पर नहीं जा पाती। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम उनको तरीके से ट्रैक नहीं कर पाते। हमारे पास ये नहीं होता कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं या कितने शेड्यूल्स आ रहे हैं, उनको हम कहीं अपडेट कर रहे हो। उसके बाद में अगर हमने चलो अपडेट कर भी लिया, तो उसके अगेंस्ट में हमने कितना प्लान किया कि हमने डेट वाइज कितना बनाना है या कस्टमर ने डेट वाइज कितना डिस्पैच मांगा है, और जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट करी है या हमने जो प्लान किया है उसके अगेंस्ट में हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, और उसके अगेंस्ट में हमारा डिस्पैच कितना हुआ, और अभी हमारा कितना बैलेंस रहता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमने इस पीपीसी वाली शीट के अंदर कवर करी हुई हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जो पीपीसी शीट है हमारी, शेड्यूल वर्सेस सप्लाई या पीपीसी मॉनिटरिंग शीट, वो आ चुकी है। तो इसके हेड्स क्या क्या हैं, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि इसकी क्या अहमियत है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर क्या डाला, प्रोडक्ट की डिटेल डाली कि भाई मेरा क्या आइटम है जो कस्टमर ने जिसका ऑर्डर दिया, जिसका डिस्पैच जाना है। तो जैसे यहाँ पे हमने ब्लू इंडिकेटर, रेड इंडिकेटर, 4 स्टेप सिंगल मॉड्यूल, 5 स्टेप डबल मॉड्यूल, तो ऐसे करके हमने अपने प्रोडक्ट का जो नाम है या उसका कोड है यहाँ डाल देना है। देन कस्टमर आ गया कि किस कस्टमर का है। उसके बाद आ गया ऑर्डर नंबर या पीओ नंबर कि भाई ये जो है, जो ऑर्डर है हमारा 123 ऑर्डर नंबर का है, ये 1245 का है, ये 1445 का है। क्योंकि कस्टमर हो सकता है कि हमें एक पीओ दे दे अगले 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, और उसमें हमें बोले कि इस महीने मुझे इसके अंदर 5000 क्वांटिटी चाहिए, इसमें 7000 चाहिए, अगले महीने में 5000 चाहिए। ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो प्रोडक्ट लाइन ऐसी है कि उसमें छोटे छोटे ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको हमने शेड्यूल वर्सेस सप्लाई शीट के अंदर अपडेट कर देना है। देन आ गया यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्वांटिटी की, कितना ऑर्डर आया, 7000, 1200, 12,500, 10,000, 5,500। उसके बाद हमने यहाँ डाला स्टॉक कितना अवेलेबल है मेरे पास इस वाले आइटम का। तो हमने यहाँ, जैसे हम प्लानिंग कर रहे हैं मंथ के लास्ट में, अगले महीने की हम प्लान कर रहे हैं, सपोज हमने जून का प्लान बनाना है, तो हमने 29-30 मई में सारा डेटा जो है फीड कर लेना है, और जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएं उनको नीचे इसमें डालते जाना है। ठीक है। तो अवेलेबल एफजी स्टॉक कितना है मेरे पास उस आइटम का, और डब्ल्यूआईपी स्टॉक कितना है। एफजी हो गया फिनिश गुड कि मेरे पास तैयार माल कितना पड़ा है, और डब्ल्यूआईपी यानी कि लाइन पे कितना चल रहा है। सपोज ये 7000 का ऑर्डर है और मेरे पास 1000 पीस जो है मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमने डब्ल्यूआईपी में डाल दिए 500 पीस। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लेस हो गया। अभी अगर मैं ये हटा देता हूं तो यहाँ पे आ रहा है ये 7000। ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया कि भाई मेरे को ये जो है इसका एफजी जो है 2000 पीस पड़ा हुआ है और ये 500 पीस पड़ा हुआ है। अब है बफर स्टॉक या फिर मिनिमम स्टॉक, कि कुछ आइटम आपके ऐसे हो सकते हैं कि जिनको आप एक मिनिमम आपको स्टॉक रखने की रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना पीस मेरे को रखना ही रखना है। तो वो आप यहाँ डाल सकते हो कि मुझे इसका जो बफर है वो 1000 पीस एफजी में और 1000 पीस डब्ल्यूआईपी में मेरा हमेशा रहना चाहिए, जिससे मेरी लाइन ना रुके। तो यहाँ पर हमारी नेट क्वांटिटी रिक्वायर्ड फिर से बढ़ गई। ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि प्रोड्यूस क्वांटिटी टिल डेट आ रहा है और डिस्पैच क्वांटिटी टिल डेट आ रहा है, कि इसके अगेंस्ट में हमने कितना बना दिया और कितना अचीव हो गया, और इसके अगेंस्ट में हमने कितना भेज दिया और कितना अचीव हो गया। वो कहाँ से आ रहा है, हमने यहाँ पर ये कॉलम्स बनाए हुए हैं प्लानिंग के। ठीक है। कि ये सपोज हम यहाँ पर प्लान करके चल रहे हैं कि 500 पीस मुझे यहाँ बनाना है, 500 मुझे यहाँ बनाना है, इस तरीके से मैंने प्लान कर लिया। ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में कितनी प्रोडक्शन हो रही है वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। जैसे 500 के अगेंस्ट में मेरी यहाँ 500 हो गई, 500 के अगेंस्ट में 460 हुई, और यहाँ पे 500 के अगेंस्ट में मेरी 350 हुई। ठीक है। ऐसे ही मैंने डिस्पैच का प्लान कर लिया कि इस दिन मेरे को 450 पीस भेजने हैं, इस दिन मेरे को 350 पीस भेजने हैं, और इस दिन मेरे को 300 पीस भेजने हैं। अब इसके अगेंस्ट में मैं कितना कितना मटेरियल भेज रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मैंने 450 के अगेंस्ट में 450 डिस्पैच कर दिया, 350 के अगेंस्ट में 350 डिस्पैच कर दिया, और इसके 300 के अगेंस्ट में 300 डिस्पैच कर दिया। तो यहाँ पर
ये डेटा अपडेट अपने आप हो रहा है कि भाई क्वांटिटी टिल प्रोड्यूस मेरी 1310 है, बैलेंस जो है 5190 रह गया, और मैंने अचीव जो अभी तक प्रोडक्शन किया है 20% किया है। ये मेरी डिस्पैच 1100 जा चुकी है, अचीव मैंने डिस्पैच कितना किया है अपना 15.7%। तो इस तरीके से आप नीचे तक इसमें अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आप प्रोडक्शन के शेड्यूल को, प्रोडक्शन की प्लानिंग को सही ढंग से कर पाओ। बहुत सारे प्लांट्स की, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की खास तौर पे ये दिक्कत है कि उनके एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं वो ट्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ओनर को लगता है कि भाई कंपनी तो घाटे में जा रही है, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो डूबने वाला हूँ, ये तो बस काम खत्म। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग एक्सपेंसेस को मॉनिटर नहीं करते, कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे को लग रहा है मेरी तबीयत खराब है भाई, सर में दर्द हो रहा है या ये हो रहा है, लेकिन मेरे को उसके रीजंस नहीं पता। तो उसका ना मेरे को ये पता मेरा बीपी बढ़ रहा है या मेरा शुगर बढ़ रहा है, मैं टेस्ट तो करा नहीं रहा, लेकिन बस परेशान हुए जा रहा हूँ। तो मेरे को सच में प्रॉब्लम है या सब ठीक ठाक चल रहा है, उसके लिए क्या रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है, एक्सपेंस को सही तरीके से रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, उसको कैटेगरी वाइज रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अदरवाइज जो है सच में कंपनी घाटे में जा सकती है, क्योंकि हमने एक एक चीज़ का हिसाब रखना है। तो ये जो वीडियो है हमारी, जो 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम की जो सीरीज़ है, उसकी ये 4th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सपेंस MIS शीट को समझने वाले हैं, और ताकि आप लोग उसे देख करके अपने एंड पे MIS शीट को प्रिपेयर कर सको। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक्सपेंस MIS का फॉर्मेट है वो आ चुका है। बेसिकली इसमें हमने 3 शीटें ऐड करी हैं। सबसे पहली है हमारी डेटा इनपुट शीट, जिसके अंदर आपको डेटा को ऐड करना है। देन है हमारी ओवरऑल एक्सपेंस MIS, जिसके अंदर जो आप डेटा में इनपुट करोगे उसमें आपको यहाँ पर मंथ वाइज जो है वो डेटा सारा दिखता रहेगा, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ग्रुप वाइज, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज डेटा अपने आप उसकी समरी MIS तैयार होती रहेगी। देन है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस MIS। तो प्रॉफिट एंड लॉस MIS इसलिए डाली गई है ताकि आप अपनी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहो तो वो आप निकाल पाओ। हमें यही नहीं पता कि कंपनी घाटे में है या फायदे में है, उसको मॉनिटर करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप ये निकाल पाओगे कि कंपनी नुकसान में जा रही है या मुनाफा कमा रही है, इस शीट का इस्तेमाल करके। और लास्ट में कुछ हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स डाले हुए हैं जो कि आपको डेटा इनपुट शीट में काम आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डेटा इनपुट शीट। बेसिकली डेटा इनपुट शीट क्या है, जिसके अंदर आपको डेटा को डेली बेस पे फीड करना है। आपने अपने अकाउंट्स पर्सन को या जो एक्सपेंस मॉनिटर करते हैं उनको दे दी ये शीट, उनको दे दिया ये टेम्पलेट कि भाई इसके अंदर आप डेली बेस पे डेटा जो है इनपुट करते जाओ। डेटा इनपुट कैसे करना है, सबसे पहले डेट है भाई, ठीक है। उसके बाद किस पर्सन ने यहाँ पर जो है वो एक्सपेंस करा, ठीक है, या किस पार्टी के अगेंस्ट में एक्सपेंस हुआ, वो हमने यहाँ डालना है। हमने सारे के सारे खर्चे डालने हैं एक ही बुक में, चाहे हम परचेज कर रहे हैं, चाहे हम पेटी कैश एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उनको सबको एक जगह बुक करते जाना है। उसके बाद आता है यहाँ पर कैटेगरी एक्सपेंस की, कि ये बैंक चार्जेस है, बोनस है, CO2 ऑर्गन सेलेक्टर, कमीशन है, कंज्यूमेबल्स है, कुरियर चार्ज है, जो भी XYZ जितने भी हमारी कैटेगरीज हैं उनको हमने कहाँ डिफाइन कर लिया, एक बारी हमने यहाँ पर सारे जितने भी कैटेगरीज हैं एक्सपेंस की उनको यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्सपेंस का ग्रुप। जैसे ही आप यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करोगे वो एक्सपेंस का ग्रुप अपने आप उठा लेता है, क्योंकि कैटेगरी तो बहुत बड़ी है लेकिन उसको ग्रुपिंग करना जरूरी है ताकि हम मेन जगह पर एक्शन ले पाए, ठीक है। कि भाई मान लो बोनस भी जा रहा है, सैलरी भी जा रही है, ओवर टाइम भी जा रहा है, ठीक है, उसके बाद इंसेंटिव भी जा रहा है, तो लेकिन ग्रुप क्या हुआ, एक सैलरी एंड वेजेस, ताकि आप उस पर देख पाओ कि मेरे सैलरी और वेजेस कहीं बहुत ज्यादा भाग तो नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्सपेंस की डिटेल हमने यहाँ डाल दी। यहाँ पर हमने अमाउंट डाला कि कितना मेरा जो है वो खर्चा हुआ। मोड ऑफ पेमेंट हमने डाला यहाँ पे भाई कि अकाउंट ट्रांसफर है, एडवांस है, कैश है, चेक है, क्रेडिट कार्ड से किया, ऑटो किया, फोन पे किया, जो भी है हमने यहाँ सारे मोड ऑफ पेमेंट एक बारी में डाल दिए और यहाँ पर ड्रॉप डाउन से उनको लिंक कर दिया। अब लोग यूज तो कर लेते हैं, फॉर्मेट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता ड्रॉप डाउन को कैसे ऐड करना है, डिलीट करना है,
ठीक है, और ना इतनी जहमत दिखाते हैं कि उसको गूगल ही कर ले कि भाई अगर ड्रॉप डाउन की रेंज मेरी यहाँ तक है तो उसको कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद आ गया वाउचर, ये हमने यहाँ पर चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, बिल या स्लिप हमने यहाँ चढ़ाई या नहीं चढ़ाई। आप यहाँ पर लिंक भी लगा सकते हो फाइल का, कि आपने किसी फाइल को सेव करते गए एक फोल्डर में, ठीक है, और यहाँ पर हमने जैसे अगर मैं करके दिखाऊं आपको, तो मैं यहाँ गया, लिंक पे गया, और मान लो मैंने इस पे डिस्पैच रजिस्टर फॉर एग्जांपल मेरा मैंने एक फोल्डर बना दिया, उसके अंदर वो पड़े हैं सारे, तो इसको यहाँ मैंने ओके किया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं सीधा डिस्पैच रजिस्टर पे चले जाऊंगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने जो वाउचर्स वगैरह हैं, इनवॉइसेस वगैरह हैं, उनको एक जगह रख सकते हो, और जब देखना हो तो यहाँ पे क्लिक किया, तो ऐसे करके आप जा करके वो सारा डिटेल देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद रिमार्क्स कुछ लिखना है तो यहाँ पर आप रिमार्क्स अपडेट कर सकते हो। अब इससे होगा क्या कि ये जो आपकी जो एक्सपेंस MIS है ये अपने आप अपडेट होती जाएगी, लेकिन इसमें करना क्या पड़ता है, ये बेसिकली पिवट टेबल। अगर आपने पिवट टेबल नहीं आती है और सीखना चाहते हो तो हमारा चैनल है AYT कंप्यूटर एकेडमी, उसमें हमने अच्छे तरीके से समझाया है पिवट टेबल कैसे इस्तेमाल करनी है। तो ये पिवट टेबल है, आपने इस पर क्लिक किया पिवट टेबल पर, ये जो ब्लू वाली जो लाइंस आ रही है इसमें कहीं भी आपने क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पिवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन आएगा और उसको डेटा को रिफ्रेश कर दिया। जैसे ही डेटा को रिफ्रेश करोगे ये डेटा अपडेट हो जाएगा। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ इसमें, कि जैसे हमने यहाँ पर डाला, भाई मान लो हम आज की तारीख में यहाँ पर एक एंट्री चढ़ा रहे हैं, किसने करा, शाकिर ने करा यार, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर उठाया, किस कैटेगरी में किया, ये जो है हमने करा मान लो फ्रेटिंग एंड फॉरवर्ड में, तो ये लॉजिस्टिक्स में चला गया। ठीक है, तो ट्रायल एंट्री करके हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है, ट्रायल एंट्री, और यहाँ मैंने डाल दिए 5,000 रुपये। ठीक, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहा मेरा, अकाउंट ट्रांसफ़र। उसके बाद मैंने यहाँ पर वाउचर को अटैच कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे रिमार्क्स में डाल दिया NA, या फिर ये डाल सकता हूँ कि दिल्ली टू गोवा। ठीक है, अब ये किया हमने। अब हम यहाँ आ गए ओवरऑल एक्सपेंसेस में। अभी यहाँ पर देख रहे हो वो हेड है नहीं, ना इधर है तो इधर कम है। ठीक है, अब हम यहाँ गए, पावर एनालाइज पे किया, इस पे क्लिक किया, रिफ्रेश किया, ठीक है, इस पे गए, रिफ्रेश किया, तो ये यहाँ पर डेटा अपडेट हो गया कि मेरा लॉजिस्टिक्स में 5,560 अभी तक जनवरी महीने में खर्च हुआ है, टोटल इतना खर्च हुआ है। अब जैसे जैसे आप डेटा अपडेट करते जाओगे ये आगे की तरफ जो शीट है वो अपने आप बढ़ती जाएगी, और ये भी अपने आप आगे की तरफ डेटा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो है मेन शीट। ठीक, यहाँ से तो हमने एक्सपेंसेस को मॉनिटर कर लिया कि मेरे कौन से खर्चे ज़्यादा भाग रहे हैं। अब आते हैं PNL या प्रॉफिट लॉस MIS शीट पे, जिसके लिए हर कोई काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, सारी कंपनियां काम कर रही हैं देखने के लिए कि भाई हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। भाई सबको क्या एंड में पैसे ही तो चाहिए, उसी के लिए सब कुछ चल रहा है, नहीं तो चाहे वो कितना भी कोई बोल ले, किसी ने जनसेवा तो खोल नहीं रखी, किसी को सैलरी चाहिए, किसी को जो ऑनर है उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, एम्प्लॉय को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी 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 मिले जाए और मालिक को जो है, ऑनर को या मैनेजमेंट को जो है प्रॉफिट ना मिले, तो ऐसा क्या होगा, कंपनी बंद ही होगी। तो जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, और यहाँ पर हमने उनका अमाउंट जो है वो डाल दिया कि भाई कितना इस महीने में मेरा कितना अमाउंट लगा। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैनुअली टाइप किया यहाँ से देख करके, या तो यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू डाल दो, टोटल जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्या लगा सकते हो आप, सम इफ फॉर्मूला लगा सकते हो इस डेटा को पुल कराने के लिए। ठीक है, अदरवाइज ये भी इतना बड़ा कोई काम है नहीं, यहाँ से कॉपी करो, ठीक, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यूज डाल दो, तो ये भी सारा डेटा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस डाल दिए, पता चला ये टोटल मेरे कितने एक्सपेंस है, 1,92,69,187। ठीक है, और सबसे पहले तो हमने देखा जो टोटल एक्सपेंस हैं उसमें सबसे जो मेन खर्चे क्या हैं, तो इसमें बैंक इंटरेस्ट का पता 13% है। ठीक है, सैलरी वेजेस 11% है, यूटिलिटीज 15% है, फाइनेंस एंड कंप्लाइंस 5% है, प्रोडक्शन में मेरा 21% खर्चा हुआ, लॉजिस्टिक्स में 16%। तो ऐसे करके हमने सारे एक्सपेंस हेड का जो है परसेंटेज निकाल लिया। अब
हमने यहाँ पे डाल दी टोटल सेल। मान लो मेरी सेल हुई 1,90,69,69,169,187। तो मुझे क्या निकल के आ गया भाई, इतने का मेरे को नुकसान हो गया है। अब मैं वहीं इसको अगर डाल दूं कि भाई मेरे को जो है 2 करोड़ की मेरी सेल हुई है, ठीक है, 2,10,00,000, ठीक, ये मेरी सेल हुई, तो निकल के क्या आया, मेरा 18 लाख का प्रॉफिट निकल करके आ गया। अब जो मेरी ये सेल हुई है, सेल के रेस्पेक्ट में मेरे ये एक्सपेंसेस कितने पड़े वो यहाँ पे हमने निकाला है कि सेल के एक्सपेंस में मेरे बैंक इंटरेस्ट लोन 12% था, सैलरी वेजेस 10% थी, यूटिलिटीज 14% थी। तो सेल के रिस्पेक्ट में हमने ये सारे एक्सपेंस हेड निकाल दिए है, ठीक। अब हमने यहाँ पे डाल दिया कि टोटल इस महीने मैंने जो है 3 लाख पीस बनाए, तो कॉस्ट पर पीस जो है ये सारी निकल के आई कि 64 रुपए का मेरे को ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा आ रहा है। इसको जो है आप रिलेट कर सकते हो अपनी जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट जो आप बनाओगे उससे भी। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो आप जा करके देख सकते हो। तो निकल के आया कि 64 रुपए का खर्चा एक पीस पे हो रहा है, ठीक। अब उसमें से भी किस हेड में सबसे ज्यादा जा रहा है, यूटिलिटीज में 10 रुपए जा रहा है, प्रोडक्शन में यानी कि जिसके अंदर रॉ मटेरियल वगैरह हमने जोड़ा हुआ है तो उसमें 13 रुपए मेरा खर्चा जा रहा है, लॉजिस्टिक्स में 10 रुपए जा रहा है। तो ऐसे करके हमने एक्सपेंस के निकाल लिया किस परसेंटेज, कौन से एक्सपेंस की परसेंटेज ज़्यादा हो रही है टोटल एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में, सेल्स के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, और हमने यहाँ पर निकाल लिया कॉस्ट पर पीस कितनी आ रही है। और इसी का हमने यहाँ पर जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना दिया कि भाई मेरा सबसे बड़ा जो हेड है वो ये 21% वाला है, ठीक है। और उसके बाद में जो है ये 17% वाला है जो लॉजिस्टिक्स है, उसके बाद में ये है यूटिलिटीज। तो ऐसा करके आप पूरी जो प्लांट की जो कॉस्टिंग है, प्लांट की जो प्रॉफिट लॉस MIS है, उसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं बॉम होता क्या है। दोस्तों कुछ लोग बॉम को BOM या बॉम कहते हैं, कुछ BOQ भी कहते हैं। BOM की फुल फॉर्म हो गई बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है, और BOQ की हो गई बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल अगर मैं शब्द की बात करूं, बिल यानी कि पर्ची, ठीक है। कुछ लोग बिल को क्या बोलते हैं, इनवॉइस समझ लेते हैं। बिल अगर देखा जाए तो भाई कोई एक कागज, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो बिल ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ मटेरियल का डॉक्यूमेंट, यानी कि हमको कोई प्रोडक्ट अगर बनाना है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या सब असेंबली यूज होगी, क्या एक्सेसरीज लगेंगी, A to Z सारी की सारी डिटेल्स उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि ये दिक्कतें न आए जो इन जर्नल आती हैं। इन जर्नल क्या दिक्कतें आती हैं, लाइन पे मटेरियल चल रहा है, हमें कोई एक मान लो पंखा बनाना है या हमने कोई लाइट बनानी है, लाइन पे मटेरियल चल रहा है और पता चला एक वॉशर जो है वो मिसिंग है। क्यों मिसिंग है जी? क्योंकि स्टोर वाले को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई ये जो है वॉशर इसमें लगेगा, या किसी को पता ही नहीं है। सिर्फ किसको पता है, जो उस्ताद जी है जो हमारी लाइन को चला रहे हैं उनको पता है, उस्ताद जी को, बाकी किसी को मालूम नहीं है। तो अगर इसको PPC डिपार्टमेंट कंट्रोल करे या NPD डिपार्टमेंट कंट्रोल करे और उसके अंदर जब हम प्रोडक्ट को रिलीज करें तो पहले ही उसका बॉम जो है वो सेट कर दे कि भाई ये जब मेरा प्रोडक्ट है इसके अंदर ये टोटल 10 आइटम लगेंगे। उसमें हमने छोटी छोटी चीज भी उसके अंदर डालनी है, चाहे वो कोई उसके लिए कोई स्टिकर लग रहा हो या उसके लिए कोई हमें मटेरियल को पैक करने के लिए, अंदर रखने के लिए कोई हमें स्पेशल साइज की पॉली बैग चाहिए या बबल रैप चाहिए। तो हमने छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है और BOM के अंदर उनको अपडेट करना है। अब इसको एक फॉर्मेट से समझते हैं, BOM के फॉर्मेट से, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक BOM यानी कि बॉम का फॉर्मेट आ चुका है। अगर हम इसमें बात करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो पार्ट की फोटो लगा दी कि भाई ये मेरा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है पार्ट नंबर डाला हुआ है, जैसे मेरा पार्ट नंबर 1 2 3 4 है। पार्ट नेम जो है ABCDEF है, ये हमने इतनी तारीख को अपडेट किया था, ठीक है। इस तरीके से हमने मेन पार्ट की यहाँ पर डिटेल दे दी। यहाँ पर आप कस्टमर का नाम भी डाल सकते हो, भाई इस कस्टमर का ये ऑर्डर है। अब आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होगे, कहीं पे 1 लिखा है, कहीं 2 लिखा है, कहीं 3 लिखा है, कहीं 4 लिखा है। तो हमने क्या किया, बॉम्ब के अंदर जितने आइटम लग रहे हैं, तो बॉम्ब के अंदर जो भी आइटम लग रहे हैं उनको लगने के लिए हमने क्या किया हुआ है, डिटेल पूरी डाली हुई है। डिटेल क्या डाली है, सबसे पहले हमने डाला है आइटम का नाम,
उसके बाद हमने डाली है आइटम की फोटो कि भाई इस आइटम के अंदर ये आइटम, इस प्रोडक्ट के अंदर ये आइटम लगेगी, उसकी फोटो लगा दी। उसके बाद किस प्रोसेस में यूज हो रही है वो भी हमने डाल दिया। कलर डाल दिया कि भाई ये ग्रीन कलर की लगती है, मान लो लगभग सेम चीजें हैं, कोई ग्रीन कलर में है कोई ब्लू कलर में है, तो हमने हम मेंशन कर दिया कि इस वाले में ये ग्रीन कलर की लगेगी। उसके बाद हमने उसका साइज डाल दिया। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, भैया ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ठीक है। देन क्वांटिटी पर पीस, यानी कि एक पीस को बनाने के लिए ये कितनी क्वांटिटी लगेंगी। कोई हो सकता है एक पीस लगे, कोई चीज हो सकती है उसमें दो लगे, कोई हो सकता है जैसे कोई स्क्रू वगैरह है तो इसके अंदर चार लगे। फिर इसके बाद रजिस्टर आ गया, DB3 वगैरह आ गए, ठीक है। पैकिंग बॉक्स आ गया, स्टिकर आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, एक एक चीज का हमने ध्यान रखना है। शोल्डरिंग टिप आ गई, टेप आ गई, ठीक है। उसके बाद किसने प्रिपेयर किया, किसने अप्रूव किया, वो हमने यहाँ पर पूरा डिटेल डाल दिया। तो इस तरीके से आप जो है बॉम्ब फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। एक सैंपल और देख लेते हैं बॉम्ब का। इसके अंदर क्या किया है हमने, सबसे ऊपर पार्ट की फोटो डाल दी, पार्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दिया, कोड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद डाल दिया कि किस स्टेज का ये बॉम्ब है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें स्टेज वाइज बॉम्ब भी हो सकते हैं कि भाई मशीन शॉप का बॉम्ब ये है कि मशीनिंग करने के लिए हमको ये पार्ट की जरूरत पड़ेगी। कुछ हो सकता है कि फैब्रिकेशन का बॉम्ब, और कुछ में हो सकता है असेंबली का बॉम्ब। इन जनरल वैसे असेंबली में यूज किया जाता है बॉम्ब, क्योंकि जब हम असेंबल करते हैं उस समय जरूरत पड़ती है, लेकिन हम इन दोनों स्टेजेस के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या डाला, आइटम का कोड डाला, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी पर पीस और यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। टोटल ये 6 आइटम लग रहे हैं। रिफिल लग रही है ब्लू कलर की, पेन की बॉडी लग रही है, टिप लग रही है, एंड कैप लग रहा है, पेन का कैप लग रहा है और पैकिंग बॉक्स लग रहा है। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर डाल दी। अब एक कॉन्सेप्ट होता है बॉम्ब को बनाते समय जो आपको ध्यान रखना है, फुल किटिंग कॉन्सेप्ट। फुल किटिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज मेरे को ये पेन कितने बनाने हैं, ये पेन मेरे को बनाने हैं 10,000 पीस, ठीक है। तो 10,000 पीस बनाने के लिए अगर ये एक एक पीस लग रहे हैं इसमें, तो मुझे नेट क्वांटिटी हर आइटम की कितनी चाहिए, और मैं उतनी ही क्वांटिटी जो है कहाँ से रिलीज करूंगा, मैं रिलीज करूंगा स्टोर से। सपोज ये वाला मुझे 10,000 चाहिए, ये 10,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, तो मैं स्टोर से भी मिनिमम उतने मेरे को इशू करने, ताकि मेरी लाइन ना रुके। प्लस माइनस हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रिजेक्शंस निकलते हैं लाइन पे, उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने देखा कि स्टोर के अंदर ये 5,000 है, ये आइटम 3,000 पड़ा है, ये 4500 पड़ा है, ये 5,000 पड़ा है, ये 5,000, तो यहाँ पे शॉर्टेज निकल के आ गई है। जो बैलेंस देख रहे हो ये आपकी क्या है, बेसिकली शॉर्टेज है। यहाँ पर शॉर्टेज निकल करके आ गई कि भाई ये 5,000 पीस शॉर्ट है, ये 7,000 पीस शॉर्ट है, ये 5,500 शॉर्ट है। तो पहले ही हमको पता है, बॉम्ब की प्लानिंग हम पहले ही कर सकते हैं और शॉर्टेज को निकाल सकते हैं, जिससे कि जब असेंबली चल रही हो उस टाइम लाइन ना रुके। क्योंकि जब असेंबली चलती है, मान लो उस पर 10, 20, 30 या 50 बंदे बैठे हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रोसेस, और वो अगर लाइन रुक जाए तो 50 बंदों की अगर आप कॉस्ट जोड़ो, वो एक वॉशर से कहीं ज्यादा है। लेकिन बॉम्ब अच्छी तरह से रेडी ना होने के कारण से ये दिक्कतें आती हैं और लाइन रुक जाती है, और हमारा उस पर प्रोडक्टिविटी लॉस, एनर्जी लॉस होता है। उम्मीद है आपको जो बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं, या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, पीपीसी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पीपीसी के अंदर शेड्यूल वर्दी सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट पीओ ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी आईएमएस स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस
स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंट्री लिस्ट, टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल पीएम प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, डीपीआर के डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रीवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है क्लिट शीट वो हमने यहाँ पर डाली है, कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेडवे एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद MIS। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिट शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद HR में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस MIS एंड पेरोल, JD जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की PPT हो, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री जिससे कि आप एक्सपेंस की MIS निकाल पाओ, डेली MIS रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, PPC है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, HR एडमिन, अकाउंट्स, MIS, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, MIS, HR एडमिन, HR वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।